नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की एक बेहद दिलचस्प बिसात को डिकोड करने वाले हैं। प्राचीन साम्राज्यों के विस्तार से लेकर आज की कूटनीति तक कैसे देशों के रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम उन घटनाओं के पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने श्रीलंका, नेपाल और खुद हमारे भारत के नक्शे और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, श्रीलंका में तमिलों का इतिहास। दूसरा, लिट्टे और शांति सेना का दौर। तीसरा, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन। चौथा, नेपाल और कूटनीतिक दबाव। और अंत में पांचवां, वर्ष 2000 में भारत के नए राज्यों का गठन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, श्रीलंका में तमिलों का इतिहास। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें काफी पुरानी हैं। ये बात है प्राचीन काल में शक्तिशाली चोल साम्राज्य के दौर की। चोल साम्राज्य, जिनका प्रतीक चिन्ह एक बाघ यानी टाइगर हुआ करता था, उन्होंने अपने चरम पर श्रीलंका तक अपना विस्तार किया था और बस यहीं से श्रीलंका में तमिल आबादी के बसने की शुरुआत हुई। फिर समय बीता और हम आते हैं 1948 में, जब अंग्रेजों ने श्रीलंका छोड़ा और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन स्रोत बताता है कि बहुमत के शासन वाली इस नई व्यवस्था में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। और सच कहूं तो अधिकारों की इसी उपेक्षा ने एक बहुत बड़े और हिंसक संघर्ष के बीज बो दिए। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, लिट्टे और शांति सेना। अधिकारों के इस हनन ने 1980 के दशक तक आते आते एक बेहद उग्र रूप ले लिया और यहीं जन्म होता है लिट्टे का, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। चोल साम्राज्य का वो पुराना टाइगर प्रतीक याद है? इन्होंने भी उसी प्रतीक को अपनाया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया का शायद ही इकलौता ऐसा विद्रोही संगठन था जिसके पास अपनी पैदल सेना के साथ साथ खुद की नौसेना और वायुसेना भी थी। स्रोत का दावा है कि शुरुआती दौर में इसे भारतीय संसाधनों का गुप्त रूप से भरपूर समर्थन और ट्रेनिंग मिली थी, जिसने इन्हें रणनीतिक रूप से बेहद खतरनाक बना दिया। लेकिन भू राजनीति में दांव कब उल्टे पड़ जाएं कोई नहीं जानता। 1987 में श्रीलंका के अनुरोध पर भारत ने वहां अपनी शांति सेना यानी IPKF भेजी। पर विडंबना देखिए, भारतीय सेना को वहां उसी लिट्टे के खिलाफ लड़ना पड़ा। 1989 आते आते भारतीय सेना को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा और फिर 1991 में वो दुखद मोड़ आया जब लिट्टे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस खौफनाक घटना के बाद भारत ने अपना सारा समर्थन वापस ले लिया और आखिरकार 2007 तक श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे को पूरी तरह खत्म कर दिया। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, श्रीलंका की सत्ता में बदलाव। लिट्टे के खात्मे के बाद 21वीं सदी में एक नया ही कूटनीतिक खेल शुरू हुआ। उस समय के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का झुकाव तेजी से चीन की तरफ होने लगा था। उन्होंने चीनी कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों के ठेके देने शुरू कर दिए। जाहिर है, भारत के लिए ये एक बड़ी रणनीतिक चिंता थी। तो इसके जवाब में क्या हुआ? स्रोत के अनुसार पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली गई। राजपक्षे के ही रक्षा मंत्री मैत्रीपाल सिरिसेना को उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया गया। सिरिसेना का वादा था विदेश नीति को संतुलित करना और वापस भारत के प्रभाव क्षेत्र में लौटना। और फिर आए 2015 के चुनाव परिणाम। हर कोई मानकर चल रहा था कि राजपक्षे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन बाजी पलट गई। सिरिसेना ने एक शानदार जीत दर्ज की। स्रोतों इस हार जीत के पीछे भारत की एक मास्टर स्ट्रोक कूटनीति को देखता है। सत्ता में आते ही सिरिसेना ने कई चीनी ठेके रद्द कर दिए और संबंधों की फिर से बहाली हो गई। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बिना हथियारों के सिर्फ कूटनीतिक सूझबूझ से कैसे भू राजनीतिक समीकरणों को पलटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की तरफ, नेपाल और कूटनीतिक दबाव। दक्षिण से उत्तर की ओर चलें तो नेपाल में भूगोल और राजनीति का एक अलग ही तालमेल देखने को मिलता है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये पूरी तरह से भारत के कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों पर निर्भर है। 2007 से पहले जब वहां राजशाही थी, तब भारत के साथ रिश्ते काफी घनिष्ठ थे। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद प्रचंड जैसे नए नेताओं ने चीन की ओर अपना झुकाव बढ़ाना शुरू कर दिया। स्रोत बताता है कि ऐसे में भारत ने कूटनीतिक और व्यक्तिगत दबाव का सहारा लिया। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में कॉलेज एडमिशन तक रद्द करवा दिए गए ताकि इन चीनी कूटनीतिक प्रयासों पर ब्रेक लगाया जा सके। इस कूटनीतिक रस्साकशी का एक बहुत अहम पहलू था मधेसी समुदाय। ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं।
व्याख्यान के अनुसार जब नेपाल का नया संविधान बन रहा था तो इन मधेसियों को संवैधानिक ढांचे में एकदम हाशिए पर धकेल दिया गया और इस बात ने एक बड़े डेमोग्राफिक विवाद को जन्म दे दिया। अब देखिए कि ये दबाव काम कैसे करता है। स्रोत ने इसे बड़ी बारीकी से समझाया है। पहला कदम, अधिकारों की मांग कर रहे मधेसियों ने सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सप्लाई ट्रकों को जला दिया। दूसरा कदम, इस स्थिति का कूटनीतिक फायदा उठाते हुए भारत ने सुरक्षा कारणों और गृह युद्ध जैसी स्थिति का हवाला देकर नेपाल को जाने वाली जरूरी दवाइयों और सब्जियों की सप्लाई रोक दी। अब चूंकि नेपाल पूरी तरह से इसी सप्लाई पर टिका था, तो तीसरा और आखिरी कदम यह हुआ कि नेपाल को बहुत ही जल्द अपना संविधान संशोधित करके मधेसियों को उनके अधिकार वापस देने पड़े। इसी कड़ी में स्रोत में उल्लिखित एक कथन सामने आता है जो बेहद विचारणीय है। शांति तभी रहेगी जब बाकियों को परेशान करके रखोगे। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक कूटनीति की वास्तविकता को सामने रखता है। यह विचार निश्चित रूप से यह समझने में मदद करता है कि वैश्विक स्तर पर रणनीतिकार अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किस मानसिकता से काम करते हैं। आइए अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम खंड पर। वर्ष 2000, नए भारतीय राज्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं भारत के आंतरिक नक्शे की, जो वर्ष 2000 के नवंबर महीने में बहुत तेजी से बदला। सिर्फ 15 दिनों के अंदर 3 बड़े राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड वजूद में आया। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल का एक बेहद दिलचस्प साइड इफेक्ट भी हुआ। इस मजेदार साइड इफेक्ट को हम द डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। दरअसल 1 नवंबर 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश का कुल एरिया कम हो गया और इसका नतीजा क्या निकला? राजस्थान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बिल्कुल चुपचाप एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। मतलब राजनीतिक फैसला कहीं और हुआ और भौगोलिक पहचान कहीं और की बदल गई। तो इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये सब हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐतिहासिक छद्म युद्ध और ये शांत कूटनीतिक रणनीतियां भविष्य की सीमाओं और गठबंधनों को कैसे आकार देती हैं? प्राचीन चोल साम्राज्यों के विस्तार से लेकर नेपाल की नाकाबंदी और हमारे अपने राज्यों के पुनर्गठन तक, ये साफ है कि कूटनीति एक लगातार चलने वाला शतरंज का खेल है। जरा सोचिए, आज जो शांत कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं वो कल के नक्शे को कैसे बदलेंगे? उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इतिहास और राजनीति को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।